नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर उत्तराखंड एलटी हिंदी से तैयारी करवा रही हूँ। साथ ही साथ आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके भी मैंने कुछ वीडियोज़ डाले हैं, जैसे विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, तो और भी मैं अपने नोट्स आपसे साझा करूँगी। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने उत्तराखंड साहित्य आपको पढ़ाया है और हिंदी साहित्य के भी बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और चलिए आज हम शुरू करेंगे प्रेमचंद के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर के, क्योंकि प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज यहाँ से हम कुछ चीज़ें उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में, और कुछ उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जानेंगे, और उनके उपन्यासों के बारे में जानेंगे कि उनके कौन से उपन्यास फेमस हैं और वो उनकी विषय वस्तु क्या रही है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो प्रेमचंद का जन्म है जो 1880 ईस्वी में हुआ था, 31 जुलाई 1880 में, और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। तो देखिए, प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा, यानी कि जो वास्तविक परिस्थितियां थी, जो समाज की तात्कालिक परिस्थितियां थी, उनसे उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। ठीक, इसके बाद अगला है, प्रेमचंद ने लिखा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो उपन्यास क्योंकि उनके बहुत फेमस रहे हैं, तो उनके बारे में, उपन्यास के विषय में प्रेमचंद का ये मानना था कि मतलब उपन्यास जो है वो केवल मानव चरित्र वो उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानते थे, और मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उनका उस उपन्यास का मूल तत्व है, ऐसा प्रेमचंद जी का मानना था। ठीक, चलिए प्रेमचंद लिखते हैं, अगली एक कोटेशन और है उनका, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व दो कौड़ी का है, ऐसा वो मानते थे। मतलब उनका ये मानना था कि कुछ रचनाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती हैं, बल्कि साहित्य जो होता है वो समाज में बदलाव का एक सशक्त माध्यम होता है, ऐसा प्रेमचंद का मानना था। तो इस तरह से वो कहते थे कि केवल मनोरंजन जो है साहित्यकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके बाद देखिए, प्रेमचंद का मूल नाम जो था वो धनपत राय था, जो कि उनके जो ताऊ जी थे उनके द्वारा उनको ये नाम दिया था, धनपत राय। और वे उर्दू में जो है वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मूल नाम तो धनपत राय था, जो उनके परिजनों ने उनका नामकरण किया था, लेकिन जब वो उर्दू में, क्योंकि शुरुआत में प्रेमचंद उर्दू भाषा में लिखते थे, तो उर्दू में वे नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन हिंदी में जब उन्होंने, क्योंकि नवाब राय के नाम से जब वो लिख रहे थे तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, तो जिस कारण अंग्रेज़ों ने उनकी जो रचनाएं थी वो ज़ब्त कर ली थी। तो अब क्योंकि प्रेमचंद तो ऐसे साहित्यकार थे जो कि अंग्रेज़ों की तमाम पाबंदियों के बावजूद भी रुकने वाले नहीं थे, तो फिर वो नाम बदल बदल करके लिखा करते थे। तो इसके बाद जब नवाब राय नाम से उनको बैन किया गया, उनको पाबंदी लगा दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा, तो फिर उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया और हिंदी में लिखना शुरू किया। ठीक, चलिए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देख लेते हैं। धनपत राय का प्रेमचंद नाम उर्दू पत्र जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलटी 2017 का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा कर देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो धनपत राय है उनको प्रेमचंद नाम किसने दिया था। तो उस समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था जमाना, और उसके संपादक थे दया नारायण निगम। अब क्योंकि दया नारायण निगम जो थे वो प्रेमचंद के बहुत करीबी मित्र थे, और जब प्रेमचंद को बैन किया गया नवाब राय के नाम से, जब वो उर्दू में लिख रहे थे,
तो उस समय उनके जो रचनाएं थे प्रेमचंद की, वो उर्दू के पत्र जमाना में ही प्रकाशित होती थी, उर्दू रचनाएं। तो उनके जो मित्र थे दयानारायण निगम, उन्होंने उनको सलाह दी कि क्यों न तुम प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना शुरू करो। तो फिर जो धनपत राय थे यानी प्रेमचंद थे, उन्होंने अपना नाम बदल करके हिंदी में लिखना शुरू किया प्रेमचंद नाम से। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है इस बार भी आपसे रिपीट हो जाए, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दी गई थी। यानी कि जो प्रेमचंद हैं उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, और ये जो उपाधि थी ये उनको बांग्ला के जो प्रसिद्ध कथाकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके द्वारा दी गई थी। ठीक, प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे, बाद में स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया था। यानी कि पहले जब वो उर्दू में लिख रहे थे तो उनकी जो उर्दू की रचनाएं थी, उर्दू के जो उपन्यास थे, बाद में जब वो हिंदी में लिखना शुरू कर मतलब उन्होंने जब हिंदी में लिखना शुरू किया तो फिर उन्होंने अपनी उर्दू की रचनाओं को हिंदी में भी प्रकाशित करवाया। ठीक, अब आगे देखिए। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि प्रेमचंद ने अपने उर्दू के उपन्यास जो थे वो हिंदी में रूपांतरित किए थे, लेकिन कायाकल्प ऐसा पहला उपन्यास था जो उन्होंने सबसे पहले हिंदी में लिखा था, है ना। इसको मतलब उर्दू से अनुवादित नहीं किया था, ये उन्होंने विशुद्ध रूप से हिंदी में लिखा था। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प जो है उनका पहला हिंदी में लिखित उपन्यास है, जो शुद्ध रूप से पहले हिंदी में लिखा गया था। ठीक, प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका रचना वर्ष 1907 है। तो ऐतिहासिक उपन्यास क्योंकि प्रेमचंद ने कम लिखे हैं, ठीक है, तो जो ऐतिहासिक एकमात्र उपन्यास है उसका नाम है रूठी रानी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्रेमचंद की उर्दू उपन्यास तथा उनके हिंदी रूपांतरण। तो उर्दू में उनके शीर्षक और उनका प्रकाशन वर्ष कुछ इस तरह से है। हिंदी में उनका नाम परिवर्तन करके उन्होंने उसको नई तरह से, नए सिरे से प्रकाशित करवाया था। ठीक, तो हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले जो है जो उर्दू में उन्होंने एक उपन्यास लिखा था उसका नाम है असरारे मआविद। 1903 या 1903 से 5 के बीच में ये प्रकाशित हुआ था, और हिंदी में जब इसको रूपांतरित किया गया था तो हिंदी में इसका नाम रखा गया देवस्थान रहस्य। ठीक, इसके बाद देखिए हम खुरमा ओ हम सवाब। तो 1906 में इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन इन्होंने इसको बाद में हिंदी रूपांतरित किया, जिसका नाम इन्होंने रखा प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह। ठीक है, और इसको 1907 में प्रकाशित किया था। किसना 1907 में उर्दू में उपन्यास प्रकाशित हुआ था, और गबन को उन्होंने इसी को गबन नाम से 1931 में हिंदी में रूपांतरित करके प्रकाशित करवाया था। ठीक, जलवा ए ईसार 1912 में उर्दू में प्रकाशित हुआ था, और उसी को हिंदी रूपांतरित किया था वरदान नाम से 1921 में। ठीक, बाजार ए हुस्न 1917 में उर्दू में प्रकाशित हुआ था, और उसको हिंदी रूपांतरित किया था सेवा सदन नाम से 1918 में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद गोश ए आफियत, नाम से ही पता चल रहा है उर्दू के शब्दों का, है ना। गोश ए आफियत जो है प्रेमाश्रय के नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ था 1922 में। चौगान ए हस्ती, ये उर्दू में प्रकाशित उपन्यास था, और हिंदी में इसका जो रूपांतरण हुआ था वो रंगभूमि के नाम से 1925 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक, देखिए प्रेमचंद का पहला उपन्यास असरारे महाविद उर्दू था, यानी कि जो असरारे महाविद इन्होंने लिखा है, सबसे पहला उपन्यास जो था वो असरारे महाविद था, 1903 में प्रकाशित हुआ था, और उर्दू भाषा में उन्होंने उसको लिखा था। ठीक, प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा यानी 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ शीर्षक से प्रकाशित करवाया। तो जो प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास है, उसको उन्होंने बाद में कुछ शुद्धियाँ उसमें की, कुछ परिष्करण किया, कुछ नया चेंजेस इसमें लाए, और फिर बाद में उन्होंने उसको प्रतिज्ञा नाम से 1929 में
प्रकाशित करवाया था। कौन सा? जो कि सबसे पहले उर्दू में लिखा गया था, हम खुरमा ओ हम सवाब के नाम से 1906 में। उसके बाद हिंदी रूपांतरण उसका प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह के रूप में हुआ था, और उसी को फिर बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा नाम से उसमें कुछ और परिष्करण किया था और सुधार किया था, और 1929 में उसको प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित किया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि एक उपन्यास और उसके 3 नामों से वो प्रकाशित हुआ था। पहला हम खुरमा ओ हम सवाब, दूसरा प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, और तीसरा इसका नाम था प्रतिज्ञा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, तीनों अलग अलग उपन्यास नहीं हैं, बल्कि एक ही उपन्यास के 3 नाम हैं। ठीक, चलिए, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास और उनकी क्या विषय वस्तु रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो देखो, सबसे पहला जो है देवस्थान रहस्य, जो उपन्यास 1905 में इनका प्रकाशित हुआ था, उसका जो विषय है, उसकी जो विषय वस्तु है वो है धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड का चित्रण। यानी कि इस उपन्यास में फोकस किया गया है जो धार्मिक स्थान होते हैं उनमें जो भ्रष्टाचार और पाखंड होता है उस पर इन्होंने फोकस किया है। ठीक है, देवस्थान नाम से ही, देवस्थान यानी कि देवताओं के स्थान की जो रहस्य हैं, आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है प्रेमा, 1907 में प्रकाशित हुआ था। विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है तथा आर्य समाजी उत्साह के साथ विधवा विवाह का समर्थन इसमें किया गया है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ था। इसमें वैश्यावृत्ति की परंपरा पर गंभीर विचार करते हुए उसके सामाजिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया है। तो वैश्यावृत्ति को लेकर जो उपन्यास लिखा गया था, इसका नाम था सेवा सदन, और जहाँ तक मुझे ध्यान है इसकी जो नायिका है उसका नाम सुमन है। ठीक है, इसके बाद, क्योंकि हम एक अलग से सेशन में मैं ये भी लेकर आऊँगी कि जो प्रेमचंद के कहानियाँ हैं या उपन्यास हैं, उनके पात्र जो मुख्य मुख्य होते हैं ना, तो उनको लेकर के मैं एक अलग सा वीडियो आपको बना के दूँगी, ताकि आपको पता चले कि क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सा पात्र जो है किस उपन्यास का है या किस कहानी का है। ठीक, तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए, नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, अब अगला है वरदान। वरदान 1921 में जो प्रकाशित हुआ था, प्रेम एवं विवाह की समस्या का इसमें क्या है, चित्रण किया गया है। प्रेम विवाह नहीं, प्रेम एवं विवाह की समस्या। ठीक, अगला है प्रेम आश्रम, जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो विषय है प्रेम आश्रम का वो क्या है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का इसमें क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। ठीक, रंगभूमि 1925 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इसमें जो है नव विकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व को व्यापक फलक पर चित्रित किया गया है। सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग, प्रशासन तंत्र और उत्पीड़ित जनता का इसमें क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। ठीक, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला है इसमें कायाकल्प, 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था। जमींदारी प्रथा का इसमें वर्णन है। जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं और उसके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों की ये कथा है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि किस उपन्यास में जो है पुनर्जन्म के जो चमत्कार हैं, अलौकिक चमत्कार, उनका वर्णन किया गया है। तो ये यूजीसी नेट में एक बार जब मैंने एक बार पेपर दिया था यूजीसी नेट का, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा उपन्यास है प्रेमचंद का जिसमें जो है पुनर्जन्म के रहस्यों को पर प्रकाश डाला गया है। तो कायाकल्प आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और महत्वपूर्ण उपन्यास है निर्मला, 1927 में इसका प्रकाशन होता है। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या की प्रस्तुति इसमें की गई है। बहुत इम्पोर्टेंट है निर्मला उपन्यास, और बहुत अच्छा व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि प्रेमचंद मेरे फेवरेट रहे हैं, मेरे प्रिय साहित्यकार अगर मैं कहूँ तो प्रेमचंद ही हैं हिंदी साहित्य के अंदर। तो इनकी जो निर्मला, जो इनके मैंने लगभग मतलब कह सकती हूँ, मैं सारे तो नहीं कहूँगी लेकिन काफ़ी उपन्यास मैंने इनके पढ़े हैं।
तो जिसमें निर्मला भी एक महत्वपूर्ण है। तो निर्मला जो है दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या को लेकर के लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य पात्र है वो निर्मला ही है, और उसकी जो शादी होती है, विवाह होता है, वो अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ होता है। तो जिसमें उसके मन के जो द्वंद्व हैं, ऊहापोह जो उसके मन में है, उसको दिखाया गया है। ठीक, बहुत अच्छा उपन्यास है, आपको समय मिले तो कभी ज़रूर पढ़िएगा। दहेज एवं अनमेल विवाह की इसमें क्या है, प्रस्तुति है। ठीक, गबन उपन्यास है, 1931 में लिखा गया है। दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी कहीं मुझे ध्यान तो नहीं है कहाँ पूछा गया था। आई थिंक लेक्चरर के पेपर में ये पूछा गया था कि कौन सा उपन्यास है जिसमें स्त्री की आभूषण प्रियता का चित्रण किया गया है। तो ये गबन में किया गया है। ठीक, दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता, यानी कि स्त्रियों को क्योंकि आभूषण विशेष प्रिय होते हैं, तो इसमें यही चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक, अगला है कर्मभूमि, 1932 में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाली स्वाधीनता आंदोलन का इसमें क्या है, अंकन है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही इसमें अछूतों के सामाजिक जीवन में स्वीकृति का सवाल, सामाजिक राजनीतिक कार्यकलापों में स्त्रियों की भूमिका के सवालों को गंभीरता से उठाया गया है। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद इनका जो अंतिम उपन्यास है जिसका नाम है गोदान, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ है। भारतीय किसान जीवन की महागाथा इसमें होरी के माध्यम से चित्रण इसका किया गया है। तो इसका जो सबसे फेमस और सबसे मुख्य पात्र है उसका नाम है होरी, जिसकी पत्नी का नाम है धनिया। और ये जो पात्र हैं इनके द्वारा इस मतलब गोदान का जो सबसे फेमस पात्र है, मुख्य पात्र है, वो होरी है। इसका नायक, इस उपन्यास का नायक जिसे हम कह सकते हैं। और भारतीय किसान जीवन की महागाथा, किसान जीवन का महागाथा भी इसको कहा जाता है, इस उपन्यास को। ठीक है, जिसको गोदान को। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। प्रेमचंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने जानी, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताए। तो आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए। और क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि ये वन लाइनर ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डीप नहीं घुसना पड़ा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आप नोट डाउन करते रहें और इनको बार बार पढ़िए, रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आप अपना एनालाइज नहीं करोगे, अपना एनालिसिस नहीं कर पाओगे, तो अपना मूल्यांकन करने के लिए आपको बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। तो आप रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और 100 किताबें पढ़ने से तो अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए, मेरा ऐसा मानना है। तो आप लोग अपने नोट्स को बार बार पढ़िए, बार बार रिपीट करिए, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद रहें। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर बताइए। और कौन से टॉपिक को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।